जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड व्हाट। बताइए, लास्ट क्लास आपने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ये हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब टीचिंग करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। तो सबसे पहली जरूरत जो होती है वो किसकी होती है? टीचर की होती है। और टीचर कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि वो स्वतंत्र होता है एंड द स्टूडेंट। सिर्फ टीचर खाली क्लास को तो पढ़ाएगा नहीं, तो स्टूडेंट की भी जरूरत होती है। और स्टूडेंट किस पे डिपेंडेंट करता है? ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये डिपेंड करता है टीचर पे, करिकुलम पे, इन सारी चीजों पे। आर द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। दैट मीन्स कि टीचर एंड स्टूडेंट सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं टीचिंग के लिए। टीचर शुड अवेयर अबाउट देयर स्टूडेंट्स नेचर्स एंड हैबिट। टीचर को ये पता होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट का नेचर कैसा है, हैबिट कैसा है, और वो किस तरीके से बढ़िया सीख पाएगा। देयर टीचिंग स्ट्रेटेजी विल बी डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर। ये हमने कल भी पढ़ा था कि जो भी टीचिंग स्ट्रेटेजीज होगी वो आपके क्लास के स्टूडेंट की कैसी कंडीशन है उस पर डिसाइड होगी, एज वेल एज देयर नेचर एंड लर्निंग एबिलिटीज। दैट मीन्स कि अगर आपके स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी स्लो है तो आप उस चैप्टर को कैसे पढ़ाएंगे? स्लो पढ़ाएंगे। अगर लर्निंग एबिलिटीज तेज है तो आप उसकी स्पीड को क्या करेंगे? बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से various methods, strategy, aids and learning material are used by teacher to deliver the knowledge and enhance the learning outcome as and assess their students. That means क्या है कि टीचर सिर्फ ऐसे तो नॉलेज देता नहीं, उसके लिए वो क्या करता है? स्ट्रेटेजी बनाता है, डिजिटल क्लासेस के एड्स ले सकता है या और भी चीज़ों के एड्स ले सकता है। लर्निंग मटेरियल, एक आपकी टेक्स्ट बुक होती है, सब नोट्स बनवाते हैं, वैसा भी हो सकता है लर्निंग मटेरियल। ये सब क्यों होता है? आपको नॉलेज देने के लिए। क्या देते हैं टीचर्स? आपको नॉलेज देते हैं और एनहांस करते हैं लर्निंग आउटकम्स को। लर्निंग आउटकम्स को एनहांस करने का मतलब ये है कि आप कितने अच्छे तरीके से सीख सकते हो। उसके बाद आपका क्या होता है? असेसमेंट होता है, असेस देयर स्टूडेंट। टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसा कि आपने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में भी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में भी, कि टीचिंग कोई ऐसा नहीं है कि एकदम एक ढर्रे पे आपको चलना है। ये कॉम्प्लेक्स है, कई सारी चीजों को मिला के एक अच्छी टीचिंग बनती है। और ये कैसा प्रोसेस है? दो लर्निंग इज अ continuous process and learning and teaching is an integral part. That's why teaching is also a continuous process. ये भी आप पढ़ चुके हैं। Therefore qualities like enthusiasm, ये आप पढ़ चुके हैं qualities of teaching में। resolution, tolerance etc. can help student to maximize their learning. अगर उत्साह नहीं रहेगा, अगर सीखने की, जैसे मान लीजिए कि टॉलरेंस यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, आप मान लीजिए किसी भी बुराई को, जो भी आपकी सोसाइटी में है, सही मानते हैं, लेकिन जब आप पढ़ने गए, फिलॉसफी पढ़ने गए या समथिंग कुछ और पढ़ने गए, हिस्ट्री पढ़ने गए, तो आपको पता चला अरे ये चीज़ क्या है, ये तो बुराई है जिसको मैं सही मानते आ रहा था। तो जब वो चीज़ बुराई निकली तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए कि नहीं नहीं, सही बात है, ये चीज़ बुराई है और इसे हमको समाज से हटाना है। यही टीचिंग का मतलब होता है कि आप अपनी गलतियों को, जैसा कि कबीरदास कहते हैं ना कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले कोई, जो दिल ढूंढा आपनु मुझसे बुरा न कोई। तो आपको दूसरों की गलतियां सुधारने की बजाय अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी क्यूरियस अबाउट देयर सब्जेक्ट्स, क्लासरूम एक्टिविटीज, लेक्चर्स, गेम्स, बुक्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें अगर आप इसके बारे में क्यूरियस रहेंगे तो ही क्या हो पाएगा? तभी आपका काम चल पाएगा। अदरवाइज आप लर्निंग तो करेंगे लेकिन उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। ओके, देन अब नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग आउटकम कैन बी एनहांस्ड थ्रू क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब लर्निंग कैसे बढ़ाई जा सकती है? ये सारी चीजें हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि क्लासरूम में इंगेजमेंट को बढ़ा के। इंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं? आप वहाँ की माहौल को देख के कि जो क्रैक करने वाला माहौल है या किस तरीके का माहौल है। अगर आपको लगता है कि सारे बच्चे एडल्ट हैं तो आप एग्जाम्पल्स देते हैं, समथिंग लाइक लव, अफेक्शन, ये जो बच्चा और अच्छे से समझता है, इस तरीके से।
Regular and inclusive evaluation is important to assess the performance of students, suggest pragmatic measure for improvement. अब देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि जैसे ही आप कुछ लर्न कराते हैं उसका क्या होना चाहिए, उसका फीडबैक मिलना चाहिए। और फीडबैक कैसा मिलना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए। कब मिलेगा, जब उसका असेसमेंट होगा। और उसका असेसमेंट अगर टाइम से हुआ, उसका रिजल्ट अगर टाइम से मिला, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या पता चला, उसका रिजल्ट टाइम से मिला। और रिजल्ट जब टाइम से मिला तो फीडबैक, और फीडबैक जब समय से मिला तो आप उसको क्या करते हैं, उसको आप रिवॉर्ड देते हैं। और रिवॉर्ड से वो क्या होता है, उस चीज को बार बार करता है, रिवाइज करता है। यही हमने पढ़ा था, और यही लर्निंग को क्या बनाती है, और अच्छा बनाती है। अब दैट मींस डिसिप्लिन इज द फोरमोस्ट रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग। देखिए, कहते हैं ना, भयबिन होए ना प्रीत, बिना डिसिप्लिन की कोई भी चीज नहीं हो सकती। आप देखिए, अभी जब आप कॉलेज जाते हैं वहां क्या मिसिंग होता है, डिसिप्लिन की। आप जब मतलब जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 75% अटेंडेंस नहीं है, लेकिन स्कूल में क्या होता था कि आपको जाना ही जाना है। द टीचर विल नॉट बी एबल टू टीच स्टूडेंट एंड डिलीवर प्लान थिंग्स नो मैटर व्हाट हिज और क्वालिफिकेशन इज। अब डिसिप्लिन देखिए कई तरीके से। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपको जो भी वर्क मिला है, जो भी आपका क्या है काम है, उसको आप एक लिमिटेड टाइम में करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, आप ये बताइए। आप कहते हैं ना कि मेरा ये टाइम टेबल है और मैं इसको अच्छे से फॉलो करता हूँ, दैट मीन्स आई एम अ डिसिप्लिन्ड वन। और जो भी डिसिप्लिन्ड वन है वही फ्रीडम। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप अपनी क्लास समय से नहीं लेते हैं, आप अपनी क्लास में बंक करते हैं, तो आप एक चीज बताइए कि आपका सिलेबस खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। दैट मीन्स कि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आपके पास कितना अच्छा भी नॉलेज हो, आप अच्छा पढ़ा नहीं सकते। दैट उसके बाद कंडीसिव एनवायरनमेंट इज मैंडेटरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड एनवायरनमेंट। कल भी मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, थोड़ा चिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट एंड बोरिंग रहेगा तो क्या पॉसिबल नहीं है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर बच्चा आपसे डरता रहेगा तो आपसे बात नहीं करेगा। अगर इंटरेक्शन नहीं होगी तो वो अपने डाउट्स नहीं क्लियर करेगा। अगर डाउट नहीं क्लियर करेगा तो फिर किसी तरीके की लर्निंग पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन सी चीजें? एक, अच्छा एनवायरनमेंट हो। दूसरा, डिसिप्लिन में हो। तीसरा, रेगुलर और इंक्लूसिव क्या हो, इवैल्यूएशन हो। चौथा, क्लासरूम एक्टिविटी जो हो वो इंगेज होना चाहिए उसमें, टीचर और स्टूडेंट दोनों। उसके बाद सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि आपका जो टीचिंग पूरा है वो कैसा होना चाहिए, करिकुलम, ये सब स्टूडेंट बेस्ड टीचर बेस्ड दोनों को मिला के बनाना चाहिए। ओके, अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने सारा चीजें टीचर्स का पढ़ा कि टीचिंग क्वालिटी, टीचिंग के लेवल, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग के प्रिंसिपल, टीचिंग के रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। That means, as we all discussed teachers teaching me characteristic, we should now discuss about learners characteristics. The term learner is used in a broader context than student. अब देखिए क्यों है, क्योंकि लर्नर कोई भी हो सकता है। लर्नर कैसे कोई भी हो सकता है कि कहीं भी लर्नर कैन लर्न इवन विदाउट द टीचर। एग्जाम्पल, कोई माइथोलॉजी से एग्जाम्पल दीजिए। एक क्लब है, वो क्या करता है, वो द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के सीख लेता है। दूसरी चीज, आपको आपका अपना परसेप्शन, अपना एक्सपीरियंस भी सिखाता है। जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। अगर आपको जलने का पता चल गया तो वहां किसी टीचर की जरूरत थी? नहीं थी। दैट मीन्स कि आपको टीचर जरूरी नहीं होता है सीखने के लिए, मगर स्टूडेंट जरूर चाहिए। सीखने वाला तो कोई चाहिए, भले कोई सिखाने वाला हो या ना हो। इट डजंट मैटर if it is inside or outside, learning can take place anywhere without any concern about the position. ये कहीं भी हो सकता है। आपको आत्मज्ञान भी होता है। और लोग कहते हैं कि ये हमारे मन की बात है, हमारा मन कर रहा है क्या करें, ये काम गलत है। लोग कहते हैं ना कि अंतर मन से पूछिए अपने, ये काम गलत है, यानी हमारे मन के अंदर भी होता है। बट फिजिबिलिटी ऑफ टीचिंग एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द क्लासरूम। लेकिन कह रहा है कि फिजिबिलिटी, टीचिंग, अच्छी टीचिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में हो सकती है। एंशिएंट टाइम में उसी को गुरुकुल बोलते थे। मोटिवेशन एंड क्यूरियोसिटी कैन बी कल्टिवेटेड टू सस्टेन द लर्निंग प्रोसेस व्हिच इज परसिस्टेंट एंड इटर्नल। अब देखिए, इस चीज को समझने वाली बात है कि
बिना क्यूरियोसिटी के, बिना उत्साह के, बिना मोटिवेशन के जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। और अगर बोरिंग हो गया तो वो परसिस्टेंट नहीं रहेगा, कंसिस्टेंट नहीं रहेगा और कभी ना इटर्नल रहेगा। इसलिए उसको परसिस्टेंट बनाने के लिए, परसिस्टेंट जान लीजिए कि कंसिस्टेंट से एक फॉर्म ऊपर होता है, कि अगर आपके अंदर परसिस्टेंसी है दैट मीन्स कि आप किसी भी कंडीशन में, हार्श से हार्श कंडीशन में आप रेगुलर हैं, उसको क्या बोलते हैं, परसिस्टेंसी। एंड इटर्नल मीन्स जो हमेशा रहे। एजुकेशन, गांधी जी भी कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हमेशा रहती है। बिहेवियर, मेच्योरिटी लेवल, मोरालिटी, कॉन्फिडेंस लेवल, प्रायर नॉलेज यानी आपका पुराना ज्ञान, कॉम्पिटेंसी आपकी योग्यता, एक्सेट्रा आर द यूजुअल लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एक गुड बिहेवियर, दूसरा उसका मेच्योरिटी लेवल होना चाहिए, चौथा उसके अंदर, तीसरा नैतिकता होनी चाहिए, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसीलिए देखिए कॉन्फिडेंस लेवल लिखा है, ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। प्रायर नॉलेज, आपको बचपन से, आप स्कूल कब जाते हो, वन में, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो आप जब 5 साल के हो जाते हो तब आप वन में जा सकते हो, यानी 5 साल से पहले आप जो भी सीख रहे हो, या ऐसे भी आप स्कूल में कितने ही घंटे रहते हो, मैक्सिमम 8 आवर। उसके अलावा भी तो आप बाहर सीखते हो, गेम खेलते हो तो टीम स्पिरिट सीखते हो, तो ये सब क्या है, प्रायर नॉलेज, कॉम्पिटेंसी यानी आपके अंदर एक योग्यता होनी चाहिए, और ये सब लर्नर के अंदर होना ही चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर कैन बी डिफरेंशिएटेड एज, अब देखिए अगर आप टीनेज को कर चुके हो, आप एडोलेसेंट हो, तो कैसा होना चाहिए, पर्सनल, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, चारों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। यानी आपके अंदर एक एकेडमिक नॉलेज भी होना चाहिए, एक पर्सनल नॉलेज भी कि अपनी गुड केयर कैसे करें, सोशल नॉलेज यानी किसी से बात कैसे करनी है या कैसे सोसाइटी में रहना है, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए आपके अंदर कि आप कैसे चीजों को टैकल करते हैं, अब कॉग्निटिव का मतलब आपको पता ही है कि एक बेसिक लर्निंग नॉलेज। नेक्स्ट, द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सिग्निफाइज demographic trait of the learner like birthplace, age, gender, maturity level, language, socio-economic status and cultural background etc. ये बता रहा है कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि आप कहाँ पे पैदा हुए, आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, दैट मीन्स क्या, ये सारी चीजें मिला के ही तो पर्सनालिटी बनती है। मैंने एक शब्द ऊपर इस्तेमाल किया था, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का ये मतलब नहीं होता कि आपका फिजिक कैसा है, ये नहीं होता। आपका बर्थ प्लेस क्या है, आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, मैच्योरिटी लेवल क्या है, आप किस तरीके से किसी से बात करते हैं, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उस हिसाब से आपका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। देन एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर मींस लर्निंग टारगेट, acquired knowledge and educational level. It revolves around criteria and parameters related to the academics only. अब इसका मतलब ये हुआ कि एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक आपकी कैसी, आपके रिजल्ट से पता चलेगा कि आप 1 में इतना पाए, 6 में इतना पाए, 10th में इतना, 12th में इतना मार्क्स आप पाए हो, आपका एजुकेशन लेवल ये है, आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, और ये सारी पैरामीटर्स पहले से तय होती है कि 60% से ऊपर फर्स्ट डिवीजन, 75% से ऊपर डिस्टिंक्शन, 90% से ऊपर ए ग्रेड, ये सारी चीजें क्या है, पहले से फिक्स है। दैट्स व्हाई ये कहते हैं कि एकेडमिक कैरेक्टर्स जो है वो ये होता है। अब आ जाइए सोशल एंड इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल एंड इमोशनल characteristics are dependent on the relationship of individual with the group or society। ये चीज एक शब्द में कही जाए कि आपका सोसाइटी के प्रति किस तरीके का व्यवहार है, यही आपका सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। These characteristics include place of individual within a group, आप ग्रुप में कैसे हैं, सोशल सर्कल में कैसे हैं, पर्सनल इमेज कैसी है आपकी, एक्सेट्रा। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, आप कहीं जाते हैं, अपने रिश्तेदार शादी में जाते हैं, आप एक डिसेंट वे में रहते हैं, वहीं आप अगर फ्रेंड सर्कल में हैं तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि आप वही लड़के या लड़की हैं जो अभी यहाँ पे क्या फैमिली फंक्शन में थे। दोनों का आपका रूप कैसा है, एकदम टोटली डिफरेंट है। तो इसी तरीके से यही बताता है कि आपका सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, कि विद इन अ ग्रुप आप कैसे हैं, विद इन सोसाइटी कैसे हैं। ग्रुप चेंज होता है तो क्या आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, यस, अच्छी बात है। उसके बाद आ जाइए कॉग्निटिव कैरेक्टर्स में। These characteristics are significant because these determine the learner's perception, thought process, problem solving approach, organizing capabilities and retaining information,
in his or her brain. Also duration of attention, mental awareness, intellectual skills are determined by cognitive traits. अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आप कॉग्निटिव पहले भी पढ़ चुके हैं, किसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में। वहां भी कॉग्निटिव का एक ही मतलब होता है कि आप कितना अटेंटिव है, कितना आपका मेंटल अवेयरनेस है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपका परसेप्शन क्या है, ये सारी चीजें मिला के क्या बनाता है कॉग्निटिव। एक तरीके से बताइए कि इंफॉर्मेशन को रिटेन करना और इंफॉर्मेशन को यूज करने का काम ही कॉग्निशन का है। अब आ जाइए इंडिविजुअल डिफरेंस पे। अब लर्नर्स की सम क्वालिटीज हैं तो कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस भी है। जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली क्लासेस में भी बताया, इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या मतलब है कि दो स्टूडेंट, एक एस और एक आर, दो लोग हैं, क्या दोनों सेम हैं, दोनों भाई हैं, फिर भी नहीं है। दोनों का दो क्लासेस, अगर एक क्लास का नाम एस है, एक क्लास का नाम आर है, क्या दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों भी डिफरेंट है। तो जब सब डिफरेंट है, इसका मतलब है कि एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। हर एक इंसान की अपनी एक खुद की आइडेंटिटी है जो उसको सबसे अलग करती है, उसके भाई से, बहन से, उसकी क्लास से, उसकी कम्युनिटी से। वो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही, वही होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इसी को इसमें पूरे पैराग्राफ में लिखा गया है। एवरीवन अमंग अस इज स्पेशल इन सम और अदर वे, वी ऑल आर सेम, हम सब सेम है बट मच डिफरेंट एट द सेम टाइम, उसके बाद भी हम कुछ ना कुछ अलग हैं। These small differences and peculiarities makes us different. ये जो छोटी छोटी differences हैं वही हमको क्या बनाती हैं, अलग बनाती हैं। Due to these differences among individuals, the term individual difference was coined. जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, there are differences among learners. तो जब आदमी में विभिन्नता है तो लर्नर्स में भी विभिन्नता होगी। As some learners prefer online classes, कुछ ऑनलाइन लेना पसंद करते हैं। Some prefer physical classes, जाएंगे तो लड़कियां सोचती हैं कि अच्छे लड़के देखने को मिलेंगे, लड़के सोचते हैं कि अच्छी लड़कियां देखने को मिलेंगी। सम प्रेफर्स गेम्स ओवर स्टडीज, जैसे बहुत लोगों को खेलों में मन लगता है कि भाई हमको खिलाड़ी बनना है, पढ़ लिख के खराब हो जाएंगे और खेलेंगे कूदेंगे तो नवाब हो जाएंगे। सम प्रेफर्स स्टडीज ओवर गेम्स और अदर एक्टिविटीज, कुछ को म्यूजिक पसंद है, किसी को ये आपका क्या बोलते हैं साइंस बायो सबसे मतलब नहीं, भाई मुझे म्यूजिक पसंद है, किसी को क्या पसंद है कि योग में जाना है, किसी को गेम्स में जाना है। तो ये सारी चीजें इंडिविजुअल डिफरेंस में आती हैं। अब आ जाइए इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे और कैटेगरी से। सबसे पहली चीज परसेप्शन। अब परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को देखने का नजरिया। कहते हैं ना कि नजर सबके पास होती है लेकिन नजरिया किसी किसी का ही होता है। तो परसेप्शन ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट, सबका अपना अपना परसेप्शन है किसी भी चीज को लेने का। अगर आप किसी से पूछ दें कि व्हाट इज ट्रुथ, तो सब अलग अलग तरीके से बताएंगे कि ये ट्रुथ हमारे लिए ये है, हमारे लिए ये है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि हाफ ग्लास ऑफ वाटर में बी परसीव्ड, किसी के द्वारा परसीव किया जाएगा हाफ फुल और किसी के द्वारा हाफ एम्प्टी, और किसी के द्वारा कहेगा कि हम क्यों परसीव करें, तुम्हारी मर्जी से क्यों करें, ऐसे लोग भी हैं। सेकेंड इज शार्पनेस, आपके दिमाग कितना तिरछा है। Every learner has a different cognitive abilities। देखिए वही बात है, cognitive abilities का मतलब है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। शार्पनेस कैसे पता चलता है कि आप किसी भी चीज को तुरंत टैकल करते हैं, लेट टैकल करते हैं, अगर जल्दी टैकल करते हैं तो आप कहते हैं कि ये शार्प है। एंड डिफरेंट लेवल ऑफ शार्पनेस एंड इंटेलिजेंस। Some learners can master the concepts quickly, सेम बात, while others require more time because of their slow processing। मतलब अगर कंप्यूटर की भाषा में कहें तो किसी में i3 का प्रोसेसर है, किसी में i5 का प्रोसेसर है, किसी में i7 का प्रोसेसर है, और कोई अभी भी विंडोज के 2003 मॉडल ऐसे चल रहा है डुअल कोर टू डुअल पे। तो क्या होगा, उसकी शार्पनेस कम रहेगी। तीसरी चीज जो सबसे जरूरी मुझे लगती है वो है एंथुसियाज्म। अगर आपके अंदर शार्पनेस नहीं है, आपका परसेप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको सीखने की चाह है तो आप इन दोनों से ज्यादा आगे निकल सकते हैं। जिस बच्चे के अंदर ये दोनों क्वालिटी है, परसेप्शन भी है, शार्पनेस भी है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो एंथुसियाज्म नहीं है उसके अंदर, वो उत्साह नहीं है सीखने का, तो वो बच्चा आगे निकल जाता है। जिसके अंदर उत्साह है, भले उसको चीजें धीरे समझ में आती हो, लेट समझ में आती हो, ये अलग बात है। Each learner who learns something new or any skill has a different motivating force for learning it. Driving forces may be different kinds such as salary hike, curiosity, interest, parents wish, etc. which turns ignites enthusiasm। ये कह रहा है कि हर बच्चे के अंदर enthusiasm अलग अलग होता है।
कुछ पैसे के लिए पढ़ते हैं कि यार ये पढ़ लेंगे, आईआईटी कर लेंगे तो बहुत पैसा है, कुछ क्यूरियोसिटी की नहीं हम साइंस को जानना है, कुछ का इंटरेस्ट होता है, कुछ के माँ बाप चाहते हैं कि नहीं बेटा तुम बीटेक कर लो। तो ये सारी चीजें इंथुजियाज्म उनको, और उसी तरीके से इंथुजियाज्म होता है। अगर कोई पेरेंट्स के विश से काम कर रहा है तो वो उसी तरीके से काम करेगा कि पेरेंट्स के विश से, जो अपने विश से काम कर रहा है वो अपनी विश की तरह करेगा। उसके बाद फिर से आ जाइए आप कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज को रिटेंशन, देखिए इंफॉर्मेशन की रिटेंशन कैसे लेते हैं, आप उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद एज फैक्टर, वेरी ओल्ड पर्सन आर नेवर एंथुसियास्ट। अब एज फैक्टर क्यों? क्योंकि एक छोटे बच्चे का देखिए कितना सवाल होता है, वो आपसे पूछता है कि चांद दूर क्यों है, आपके पास जवाब नहीं है। तारा पास क्यों नहीं है, इसका भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन ओल्ड पर्सन के पास एंथुसियाज्म नहीं होता, क्यों? कोई भी चीज नया सीखने का वो सोचता है अरे यार अब कितने दिन जीना है, सीख के क्या करूंगा मैं। लेकिन जो नए बच्चे होते हैं उनको क्या होता है कि अरे अभी मुझे बहुत कुछ करना है। एक छोटे बच्चे से आप पूछेंगे तो अभी पल में आपको बताएगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर बताएगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, फिर उसके मन में आएगा कुछ तो कहेगा मैं सोल्जर बनूंगा, फिर उसके मन में आया तो कहेगा कि आईएएस बनूंगा, कुछ भी बन सकता है वो। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाइए तो धीरे धीरे क्यूरियोसिटी क्या होती है आपकी खत्म हो जाती है, फिर आप एक अपना गोल रखते हैं कि हाँ मुझे ये बनना है। ठीक, क्यूरियोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एज। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अरे यार अब ये चीजें एज इट इज ही रहने वाली। उसी तरीके से लर्निंग अप्रोच है, सारे बच्चों का लर्निंग अप्रोच सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज सेम नहीं है। फ्यू पीपल revise again and again to learn, while few revise it only a few times but practice to achieve the mastery। मतलब ये कहना चाहते हैं कि लर्निंग अप्रोच जो है कॉग्निटिव लेवल पे डिपेंड करता है, सबका अलग अलग होता है। कुछ को कई बार रिवीजन करना पड़ता है उस चीज को मास्टरी करने के लिए, कुछ को जो है एक दो बार में ही मास्टरी हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि उस बच्चे का नेचर कैसा है। जैसे आपको पता होगा कि मुझको कौन सा सब्जेक्ट कई बार रिवाइज करना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट मुझे सिर्फ एक बार में हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का मतलब यह है कि आप किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, और यही सबसे ज्यादा डिफरेंस पैदा करता है। कैसे? आपका एग्जाम है, क्या आप एग्जाम को कैसे लेते हो? आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हो या आप इस तरीके से लेते हो कि अरे यार क्या आफत आ गई। एवरी पर्सन परसीव्स प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैपेबिलिटीज। अगर आप पहले से तैयार हो तो आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे, अगर आपकी एग्जाम में तैयारी नहीं है तो आप कैसे लोगे? आप लोगे कि अरे सर दर्द आ गया, एग्जाम नहीं आया, क्या आया है? सर दर्द। फ्यू पीपल डील विथ इजीएस्ट प्रॉब्लम फर्स्ट देन इवन स्किप द हार्ड पार्ट, बट फ्यू लाइक टू डील द हार्डेस्ट प्रॉब्लम पहले, उसके बाद कहते हैं कि अगर पहला कठिन हो गया तो फिर इजी तो हो जाएगा। जैसे आप इसमें भी करते हैं कि क्या करते हैं, आपके पास कितना यूनिट है? 10 यूनिट्स है। बहुत लोग ये करते हैं कि यार जो पहले से पढ़ा है वो पहले पढ़ लो कि कम से कम उसमें से हो जाएगा। और बहुत लोग करते हैं कि जो नहीं पढ़े हैं चलो भाई खतरों के खिलाड़ी पहले हम उसको पढ़ लें कि जो पढ़ा है वो तो कर ही लूंगा, अब जो नहीं पढ़ा है वो अगर कर लूं तो मार्क्स क्या हो जाएंगे हमारे और इंक्रीज हो जाएंगे। देन पर्सनालिटी, पहले बताया पर्सनालिटी बहुत इफेक्ट करती है। एटीट्यूड, सेम चीज कि आप किस तरीके से चीजों को लेते हैं। हेल्थ, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप हेल्दी तरीके से लर्न भी नहीं कर सकते। ये सारी चीजें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस को दर्शाती हैं। अब आ जाइए फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। मेनी फैक्टर्स अफेक्ट टीचिंग, लेकिन कैसा? क्वालिटी ऑफ टीचिंग। टीचिंग तो होती ही है, देखें वो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। लोग प्राइवेट स्कूलों में आजकल ज्यादा भेजना पसंद करते हैं अपने बच्चों को। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि वहां क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है इन रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एजुकेशन। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, एक डिसिप्लिन है। एंड डिफरेंट सेटअप विच इंक्लूड्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टूल्स, स्टडी मटेरियल बिसाइड्स स्टूडेंट्स एंड टीचर। बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट और टीचर को छोड़ के जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग को प्रभावित करती हैं। उसमें क्या क्या है? टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, स्टडी मटेरियल है। अगर अच्छा स्टडी मटेरियल है तो भी सही बात है। तो अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं टीचर्स को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। फॉर द इफेक्टिव टीचिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर शुड मैच
द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए कि मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं तो मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से पहले आनी चाहिए, और इतनी आनी चाहिए जितना आपके एग्जाम का लेवल है उससे ऊपर, और स्टूडेंट का लेवल जो है कम से कम मैं मैच कर सकूं। इफ द टीचर लैक्स कॉम्पिटेंस, अगर टीचर के पास क्या है, योग्यता नहीं है, द बर्डन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज शिफ्टेड टू स्टूडेंट। अगर टीचर कॉम्पिटेंट नहीं है तो समझने का सारा दारोमदार किसके ऊपर चला जाता है, स्टूडेंट के ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि टीचर उसको अच्छे से समझा नहीं पाता है। तो अब बच्चे को तो एग्जाम देना है, टीचर को तो देना नहीं है। इसी पे मुझे एक शायर के दो लाइन याद आ रही है कि उसमें कुछ ऐसा उन्होंने कहा है कि आपका क्या है, आपको तो ज्ञान देना है, हमसे पूछिए, हमको इम्तिहान देना है। वही बात है कि टीचर को क्या है, टीचर को तो पढ़ा के चले जाना है, जिसको एग्जाम देना है उसको ना समझ में आता है कि मुझे समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो टीचर शुड बी एक्सपर्टाइज, विदाउट एक्सपर्टाइज टीचिंग नहीं करनी चाहिए। दैट मीन्स, तो इसीलिए आप कहीं भी टीचर का क्या होता है, एग्जाम होता है कि भाई अगर आपको जब रिसर्च करने के लिए एग्जाम ले रहे हैं तो आप गवर्नमेंट स्कूल में कहीं भी जाइए तो आपको क्या टीजीटी, पीजीटी, इन सारे एग्जाम्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं। अगर आप स्पेशलाइज्ड हैं तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप स्पेशलाइज्ड नहीं है, आप एक्सपर्ट नहीं है उस सब्जेक्ट के, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खुद ही असमंजस में हैं तो बच्चे को क्या समझाएंगे। दूसरी चीज टीचिंग स्किल, मेरे हिसाब से सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है टीचिंग स्किल, कि एक बच्चे को आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे समझाते हो, कैसे उससे डिजायर्ड लर्निंग आउटकम ले आते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर मुझको रॉकेट साइंस पढ़ाना है और मैं टीचर हूं तो मेरा ये पहला जो कर्तव्य है ये है कि मैं उस चीज को कितना मुश्किल से मुश्किल चीज को अपने टीचिंग स्किल से इतना आसान बना दूं कि वहां पे जितने बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये कब पॉसिबल है, जब मैं अच्छा कम्युनिकेट कर पाऊंगा, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि मुझे बताना है कि क्या बोलते हैं उसको, मुझे ये बताना हो कि आपको साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करना है, तो क्या मैं बोल के बताऊंगा कि साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करना है? मेरा कम्युनिकेशन कैसा होगा, नॉन वर्बल होगा। या एक्सप्रेशन के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी को या किसी को भाषण देते सुने होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो मुंह खड़ा होकर चुपचाप बोलता जाता है, वो अपने हाव भाव से भी बताता है। तो आपका जैसा हाव भाव रहेगा, वर्बल नॉन वर्बल जब साथ में मिलते हैं तब एक बढ़िया कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है, आपको जो चीज समझाना है आप उसको बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं। दूसरा, एबिलिटी टू मैनेज क्लास, क्लास को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। ये सारी चीजें लर्नर्स को इफेक्ट करती हैं और जो आउटकम होता है इसी से बढ़ता है। अगर आप इन सारे स्किल्स में अच्छे हैं तो आउटकम ऊपर जाएगा, अगर आप इन सारे स्किल्स में अच्छे नहीं हैं तो आउटकम क्या होगा, नीचे आएगा। और एक चीज बात जान जाइए, हमेशा स्किल आर इनहेरेंट व्हाइल सम कैन बी लर्न। इसका मतलब ये है कि कुछ स्किल किसी के अंदर जन्मजात होती है, पहले से होती है, और हर स्किल का मतलब ही होता है कि ऐसी कोई स्किल नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। हमेशा याद रखिएगा, आप प्रैक्टिस से कुछ भी सीख सकते हैं किसी भी एज में। एंड द थर्ड पॉइंट इज फैमिलियरिटी विथ लर्नर्स। लर्नर्स के साथ आप कितने फैमिलियर हैं, मतलब आपको पता है कि इस बच्चे का डेवलपमेंट टेबल ये है, इस बच्चे का सोशल बैकग्राउंड ये है, तो वो चीज़ों को किस तरीके से लेगा, किस तरीके से लर्नर्स की जो है प्रोग्रेशन जा रही है, किस तरीके से वो अपने डिमांड्स को मीट करते हैं, ये सारी चीज़ें वही बता रहा है कि अ ब्रॉड कैटेगरी दैट इनकॉर्पोरेट्स नोइंग अबाउट कॉग्निटिव, मतलब वो कितना अच्छा है पढ़ने में, सोशल वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स की, अगर वो कोई इमोशनल फेज से भी गुजर रहा है, मान लीजिए आपकी किसी स्टूडेंट को क्या हो जाए, प्यार हो जाए और उसका ब्रेकअप हो जाए, तो उसके इमोशंस क्या चल रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए और उसको अच्छे से टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, हालांकि कोई बताएगा नहीं आपको, डोंट वरी। स्टडी मटेरियल, अब स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं ना कि फोकस ऑन एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को लोग बेस्ट स्टडी मटेरियल मानते हैं किसी भी सब्जेक्ट का।
ठीक। तो टीचर शुड वर्क ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टडी मटेरियल्स। अब जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, तो ये मटेरियल एक क्वालिटी का होना चाहिए जो आपके एग्जाम के पर्पस को सॉल्व करे। किसके पर्पस को सॉल्व करे? कि आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, आप उसमें इतना मार्क्स ले आ पाओ कि आपका 40 प्लस क्वेश्चन आप इजीली कर सको। यही तो आपका मेन एम है। जब एम यही है, आपके कॉन्सेप्ट्स तभी बिल्ड होंगे जब वो क्वालिटी यूजीसी नेट के बराबर रहेगी, आपके डाउट जो है क्लियर होंगे, तभी। इसी वजह से स्टडी मटेरियल का इतना यूज है। अब नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। सेम चीज है, आप ये बार बार चीजें दोहराई जाएंगी कि बिना डिसिप्लिन के क्या होगा, अफेक्ट करेगा टीचर की। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई मतलब है नहीं, आप अपने गोल को समय पे अचीव नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कि अगर मेरा 8 जून को, आप लोगों का 8 जून को पेपर है, क्या है 8 जून को पेपर है, मेरा एम क्या है कि मैं 8 जून तक आपको 2 बार रिवाइज करा दूं। तो अगर मैं डिसिप्लिन नहीं रहूंगा, अगर मैं डेली क्लासेस नहीं दूंगा, तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स डिसिप्लिन इज द की टू द सक्सेस। ऐसे ही नहीं कहा जाता है। दूसरी चीज, प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अब एक चीज ये देखना, अ टीचर शुड एक्नॉलेज द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट एंड प्लान द लेसन अकॉर्डिंगली। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं बहुत अच्छे से, आप तेजी से लर्न कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं तेजी से पढ़ाना चालू करूंगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया, मैंने सिर्फ सिलेबस पढ़ाया, फिर थोड़ी चीजें पढ़ाई, फिर थोड़ा सा पढ़ाया, फिर थोड़ा सा पढ़ाया, और आज देखिए क्लासेस लंबी हो रही। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। जब आप, और सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। देखिए कॉग्निटिव बार बार रिपीट हुआ, आपका डिसिप्लिन बार बार रिपीट हुआ, आपके साथ इमोशनल प्लस सोशल बैकग्राउंड आपका क्या है, ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, सारी चीजें कॉमन सेंस की हैं। तो जब चीजें रिपीट हो रही हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वो हम तेजी से पढ़ रहे हैं। अगर यही चीज आपको देखिए स्लो होती, टू स्लो या स्लो, तो क्या हो जाएगा? सिलेबस विल लैग बिहाइंड। सिलेबस क्या होगा? कभी कंप्लीट नहीं होगा। और मॉडरेट स्पीड अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इज मैंडेटरी। अगर इसमें से कोई कमेंट ये करता है कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो मैं क्या करूंगा? और समझाने की कोशिश करूंगा और फिर थोड़ा सा धीरे हो जाऊंगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अगर सब खेल इसी का है एग्जाम में भी, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में तो जान जाइए कि सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर आपको पता है कि दैट आई एम श्योर कि ये पॉइंट होता है, जैसे आपसे पूछ दिया कि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, और क्वेश्चन ये है कि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये नहीं होता है, और आपको 5 ऑप्शन दिया है जिसमें से आप 3 श्योर हो ये तो पक्का होता है। जब ये 3 पक्का होता है तो आप ऑप्शन में पूछते हो कि ये 3 किसमें है, तो आप पाते हैं कि सिर्फ एक आंसर में है, तो आप क्या कहते हो? चलो ठीक है, एकदम यही सही है। यही क्या है? कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस ही सबसे जरूरी है, जब अगर आप टीचिंग करते हैं तो भी, और आप लर्निंग करते हैं तो भी। लर्निंग में भी कॉन्फिडेंस जरूरी है कि नहीं मुझे ये चीज आ रही है और अच्छे से समझ में आ रही है, और टीचिंग में भी कॉन्फिडेंस है क्यों चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है, और तभी आप और अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जो जो फैक्टर्स टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, लेकिन किससे रिलेटेड थे? टीचर से रिलेटेड थे। अब लर्नर से रिलेटेड फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे। बोथ साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्नर आउटकम्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर कैन बी समराइज्ड एज बिलो। अब देखिए उसमें क्या क्या है। तो हम अब उसमें सबसे पहले चीज पढ़ना है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बॉडीली सिस्टम। दैट मीन्स कि आप कितने मेच्योर हैं, फिजिकल एंड मेंटल। आप फिजिकली और मेंटली कितने मेच्योर हैं। आप ये देखिए, जब आपकी टीन एज आती है तो आपके बॉडीज के अंदर कुछ चेंजेस चालू होते हैं, और फिर एक टाइम आता है कि आप अपनी मेच्योरिटी को गेन कर लेते हैं कि अब हमारे अंदर किसी तरीके का चेंज नहीं होगा फिजिकल। एक एज के बाद फिजिकल चेंज बंद हो जाती है। एक एज की साइकिल के बीच में ऑलमोस्ट मान के चलिए तो 12 to 18 के बीच में सब फिजिकल चेंजेस सबकी बॉडीज में होती हैं। वही कह रहा है कि कुछ बॉडीली सिस्टम भी, फिजिकल भी और कुछ मेंटल भी, उस दौरान आप कुछ चीजों से मेंटल से भी गुजरते हैं। आप कितने स्ट्रांग हैं और कितने मेच्योर हैं फिजिकली एंड मेंटली, ये बहुत फर्क डालता है किसी भी इंडिविजुअल के प्रोसेस ऑफ लर्निंग पे। देखिए बहुत लोगों को क्या है कि टीनेज के दौरान जो है किसी को पिंपल्स होते हैं, किसी को नहीं होते हैं, तो उनको क्या हो जाता है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाने की वजह से क्या हो जाता है कि वो क्लासेस में ये सोचते रहते हैं कि अगर कोई कुछ हो रहा है, किसी बात पे कोई हंस दिया, तो बहुत लोगों को लगता है
फॉर एग्जाम्पल, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि आप टीन एज में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, मीन्स हैं, और आपसे टीचर ने कोई सवाल पूछा और आप नहीं बताया और क्लास हंस दी, तो आपको ये नहीं लगता कि मेरे नहीं बताने पे हंसा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बॉडीली चेंज भी हो रहा है, मेंटल चेंज भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि लोग मुझ पे हंस रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसी भी इसेंशियल रोल प्ले करता है स्किल को सीखने और समझने के लिए, क्योंकि आपका आधा दिमाग किधर है? आपका आधा दिमाग तो दूसरी तरफ बटा हुआ है। उसी तरीके से एज, अब एज डिपेंड करती है कि मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटीज किस तरीके की होगी। अगर आप टीन एज में हैं तो डिफरेंट होगी, आप मैच्योर एज में हैं तो डिफरेंट होगी, आप 25 प्लस हैं तो और डिफरेंट होगी, और ये एक एज के बाद गिरना भी चालू हो जाती है। ठीक, इंक्रीज करती है अप टू सर्टेन लेवल, आप मान के चलिए कि 40s तक इंक्रीज करती है और 40s के बाद डिक्रीज करती है। हालांकि अब हमारा खान पान ऐसा है कि इसको 35 रखिए, 70 ही जी सकते हैं आप, 35 तक ऊपर, 35 के बाद नीचे आना चालू हो जाती है। तो लोग नहीं कहते कि मैं बूढ़ा होने लगा तब मुझे चीजें याद नहीं रहती। उसी के साथ साथ मोटिवेशन, आपके अंदर कितना आप मोटिवेटेड हैं। अब एक चीज आप एकदम अपने कान में, अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता आपके अलावा, और आप तभी मोटिवेट होंगे जब आप एक्शन करेंगे। वही व्यक्ति, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, वही व्यक्ति डीमोटिवेटेड है जो उसको पता है कि क्या करना है पर वो कर नहीं रहा है। जब डिजायर्ड एक्शन आप नहीं करते हैं तो आप क्या होते हैं? डीमोटिवेटेड होते हैं, और जैसे ही आप एक्शन करना चालू करते हैं आप अपने आप मोटिवेटेड फील करेंगे। उसी के साथ क्यूरियोसिटी, अब जिसकी जितनी भूख उतना वो खाएगा, सिंपल से लैंग्वेज में। एंथुसियाज्म, क्यूरियोसिटी, वही बात है कि आपको कितना सीखने की चाहत है उतना ही आप सीखेंगे, आप उससे ज्यादा कभी नहीं सीखेंगे। अगर आपका ये है कि नहीं मैं हमेशा सीखता ही रहूं, नई नई चीजों को सीखूं, नई नई चीजों को जानूं, तो आप हमेशा एक अच्छे लर्नर बने रहेंगे। उसके बाद आ जाइए आप मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ आज के जमाने में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 90% ऑफ लोगों को कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब किस तरीके से है? देखिए आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया में आप क्या देखते हैं? आप रील्स है, फोटोज हैं, एक्टर है, क्रिकेटर है, या आप कुछ भी बनना चाहते हो किसी भी फील्ड में, उस फील्ड में वो जो आप किसी भी व्यक्ति को फॉलो करते हो वो वहां पे बहुत ऊपर है, आप उसको खुद से कंपेयर करने लगते हो। फिर आपको क्या होता है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है, आपका मेंटल डिस्टर्बेंस होने लगता है, या आप सोसाइटी आपको कह रहे इतने दिनों से पढ़ रहे हो कुछ हो नहीं रहा है, तो आपको क्या होगा कि अरे यार बात तो सही है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि आप यहाँ थे, अब कहाँ पे हो? यहाँ पे हो, फिर कब यहाँ जाओगे? आप हमेशा खुद को दूसरे से जब भी कंपेयर करेंगे आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी। जब आप खुद से कंपेयर करेंगे कि मैं लास्ट टाइम कहाँ था, क्या मुझ में इंप्रूवमेंट है, दैट मीन्स आई एम सक्सेस। अगर मुझ में इंप्रूवमेंट नहीं है तब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या रीजन है कि मुझ में इंप्रूवमेंट नहीं है। और ये सारी चीजें मोटिवेशन, डाइट एंड न्यूट्रिशन पे और मेंटल हेल्थ पे, आप किस तरीके का खाना खाते हो, जंक फूड खाते हो, हेल्दी खाना खाते हो, जिस तरीके से भी आप खाते हो, अगर आपका बॉडी सेफ है, अगर आपकी बॉडी क्या है, ऐसी है जो मजबूत है, जैसे कहते हैं ना कि शरीर तगड़ा आदमी ही कुछ कर सकता है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। अगर आप बॉडी से वीक हो तो आप मेंटली भी वीक हो और फिजिकली भी वीक हो, और आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। मान लीजिए आपका एग्जाम आया और एग्जाम की डिमांड है कि आप 6 आवर पर डे पढ़िए, लेकिन आपका पीठ ही दुख रहा है रोज, तो क्या होगा? दैट मीन्स कि आपको डाइट और न्यूट्रिशन की जरूरत है, बादाम का ये दूध पीजिए और तब बैठ के पढ़िए। अदरवाइज जो मजबूत है पहले से, वो 8 घंटा भी बैठ के पढ़ ले रहा है, उसका कुछ नहीं दुख रहा। तो डाइट और न्यूट्रिशन बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसीलिए हमेशा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग बसता है। तो आप भी खा पी के एकदम तगड़े रहिए। अटेंशन एंड इंटरेस्ट, अब देखिए किसी का इंटरेस्ट जो होता है ये होता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, गेम में है। अगर गेम में है तो मुझे गेम की सारी चीजें दिखेंगी, वहां अगर कुछ सिखाया जा रहा है तो मैं अच्छे से सीख पाऊंगा। अगर मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में है तो मैं वहां के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाऊंगा। तो सबसे पहली चीज है कि जहां आपका इंटरेस्ट होगा उतना ही आपका अटेंशन होगा, सीधी सी बात है, उसमें कोई चीज नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में है
तो आपका अटेंशन पढ़ाई में होगा। अगर आपका इंटरेस्ट गेम में है तो आपका अटेंशन गेम में होगा। आप जो भी चीज सबकॉन्शियस माइंड में सोचते हैं, आपका अगर इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको कोई जूता लेना है, आपका जूता, पुराना जूता खराब हो गया, तो आपका इंटरेस्ट क्या देखते हैं, यार नया जूता लेना। तो आप कुछ भी देखते हो, क्रिकेट भी देखते हो ना, तो आप देखते हो अरे धोनी A6 पहने, अरे भाई विराट कोहली पूमा पहने, मतलब आपका सारा ध्यान कहाँ है, जूते पे है। उसी वो क्या डिसाइड कर, आपका इंटरेस्ट डिसाइड कर रहा है। उसके बाद सराउंडिंग्स यानी एनवायरमेंट ऑफ देयर अपब्रिंगिंग, आप किस जगह पे पैदा हुए हो वो जगह डिसाइड करती है कि आप कैसे होगे। आप इंडिया में पैदा हुए, आप टॉलरेंट होंगे, आप डेमोक्रेटिक इन नेचर होंगे। और ये आप कहाँ पैदा हुए हैं, सीरिया, इराक, तो आप क्या बोलेंगे कि वॉर ही सब कुछ है, एग्जिस्टेंस के लिए क्या है, लड़ाई जरूरी है। लेकिन अगर आप इंडिया में, तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि नहीं भाई, किसी भी चीज का सॉल्यूशन वॉर नहीं हो सकती, पीस ही सब कुछ है। दैट्स ऑल। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर, अब हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड हैं। अब इनमें क्या क्या आते हैं, पहली चीज क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल कैन बी समराइज्ड एज बिलो, कि कितनी मीनिंगफुलनेस है, लर्निंग आउटकम है किसी भी सपोर्ट मटेरियल का। आप सपोर्ट मटेरियल से समझिए एक बुक, बुक क्या है, एक सपोर्ट मटेरियल है। दूसरी चीज क्या होती है, नोट्स भी हो सकता है। तीसरा क्या होता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। ये सारी भी चीज तो क्या है, ये सारी चीजें सपोर्ट मटेरियल एसोसिएटेड विद मीनिंगफुलनेस ऑफ लर्निंग, कितने काम किए मेरे लर्निंग में वो डिसाइड करता है। टास्क दैट हैव सम मीनिंग रेलेवेंस मेक द लर्निंग प्रोसेस इजियर। आप कभी भी एनसीईआरटी की साइंस की बुक उठाइए, आप देखेंगे कि कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के बाद एक टू डू है, मतलब करके सीखो। उसमें एक बूझो है, एक पहेली है। मतलब मैं एनसीईआरटी बचपन से पढ़ा हूं तो मुझे एकदम अच्छे से याद है, एक बूझो है और एक पहेली। आपको हर कॉन्सेप्ट के बाद एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि आप उसको सीखिए। उसके बाद डिफिकल्टी, द सपोर्ट मटेरियल लर्न शुड बी एप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल, यानी अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं, उस हिसाब से उसकी डिफिकल्टी होनी चाहिए। ये नहीं कि 5 के स्टूडेंट को ले जाकर 10th का मैथ पकड़ा दिए कि ये लो स्टडी मटेरियल तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उसके काम का है, नहीं। क्यों, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, इतना लेवल बढ़ चुका है कि वो अपने आप को उसके बराबर कर ही नहीं पाएगा। उसके बाद द लेंथ, अगर मटेरियल जो है वो बहुत लेंथी है तो बिग प्रॉब्लम ऑफ लर्नर्स। ये देखिए सबके साथ होता है, बहुत मोटी किताब देख लीजिए तो आप पहले ही डर जाते कि बाप रे बाप इतना पढ़ना है। उसी को क्या करिए, आप फाड़ फाड़ के कई टुकड़ों में कर दीजिए, तो आप उसको खत्म कर देंगे कि चलो इसको 5 दिन में, इसको 5 दिन में, इसको 5 दिन में। तो उसी तरीके से है कि अगर आप बहुत लॉन्ग देखते हैं लेंथ उसका, तो आप क्या करते हैं, आप जो है कंसंट्रेट नहीं करते, पहले से ही डर जाते हैं। इसीलिए देखिए स्कूल्स में या कॉलेजेस में जो पीरियड्स होते हैं वो 45 to 50 मिनट्स के ही बनाए जाते हैं कि आपका कंसंट्रेशन जो है इतने देर अच्छे से बना रहेगा। फिर जब टीचर चेंज होते तो आपको 5 मिनट का ब्रेक मिल जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, द सब्जेक्ट मैटर शुड बी लॉजिकली एंड सीक्वेंसली ऑर्गेनाइज्ड। बात वही है कि आपको उसको बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, यानी कि आप जैसे टू इंश्योर बेटर आउटकम, फॉर एग्जांपल कि मैं पहले हीट पढ़ूंगा, पहले क्या पढ़ूंगा, मैं हीट पढ़ूंगा, तब तो मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ पाऊंगा। अगर आप दूसरे तरीके से समझिए कि अगर पहले मुझे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी अगर नहीं पता होगी, लोकतंत्र का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं टाइप ऑफ लोकतंत्र पढ़ के क्या करूंगा, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी कैसे समझूंगा। पहले मुझे उसके लिए क्या समझना चाहिए। तो एक कोई भी चीज जब सीक्वेंस में होती है, जैसे मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें क्या पढ़ा रहा हूँ, सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ कि ये देखिए पहले टीचिंग लेवल समझिए, टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए, फिर लर्नर का समझिए, फिर उन दोनों को इफेक्ट करने वाली चीजें कौन कौन सी है वो फैक्टर समझिए। तो आप पढ़ रहे हैं क्या, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। उसमें भी फिर आपने क्या पढ़ा कि टीचिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसके बाद लर्नर्स को कौन करते हैं, सपोर्ट मटेरियल्स को करते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं। अब आपको पढ़ना है रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज फॉर टीचिंग आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। दिस इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं, क्लासरूम, लेबोरेटरी, बोर्ड, प्रोजेक्टर,
seminar hall, etc. Factors related to instructional facility affecting teaching are summarized below. अब देखिए ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी है, बिना क्लासरूम के आप अच्छी टीचिंग नहीं कर सकते। अगर आप साइंस के हैं तो लैब चाहिए आपको, बोर्ड अच्छा होना चाहिए, प्रोजेक्टर, आजकल डिजिटल एजुकेशन का जमाना है, सेमिनार हॉल होना चाहिए कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक मुद्दे पे बात कर सकें। अब ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, यानी आपको उतनी मात्रा में होनी चाहिए जितनी मात्रा में आपको जरूरत है। दूसरी बात, ऑपरेशनल होना चाहिए। अगर आपके पास कोई, मान लीजिए कि आपका डिजिटल बोर्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करेंगे, एक स्किल्ड मैन पावर इज नीडेड एट टाइम टू ऑपरेट द लेबोरेटरी और द मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। अब टीचर जरूरी तो नहीं, देखिए आप कभी भी जाएंगे तो लेबोरेटरी में एक लेबोरेटरी स्टाफ होता है, या कंप्यूटर लैब में क्या होते हैं, एक अलग से कंप्यूटर टीचर के अलावा भी उसको हैंडल करने के लिए एक उनके असिस्टेंट होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि मशीनरीज को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई चाहिए जो उसमें एक्सपर्ट हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्निंग इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, आपको सबको पता है कि फिजिकल एक इन्वायरमेंट होता है, एक सोशल इन्वायरमेंट होता है। क्लासरूम कल्चर अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें बहुत आपका जैसे होता है ना कि दो साइड बन गए कि ये अच्छे बच्चे इधर बैठते हैं, बुरे बच्चे इधर बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं, गधे बच्चे इधर बैठते हैं, तेज बच्चे इधर बैठते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लासरूम कल्चर जो है हमेशा टीम स्पिरिट का होना चाहिए, वहाँ डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए, फैटीग, रेस्ट, सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। किसके लिए, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के लिए, आपको लर्निंग के लिए, एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और तभी इफेक्टिव क्या आएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का आउटकम हमेशा काम का होगा, जब ये सारी चीजें अच्छे तरीके से काम करेंगे। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्या है, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर रेशियो क्या है। आप केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट टीचर रेशियो 70:1 समथिंग लाइक दैट होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि कितना होता है। तो फिर भी अगर मान लीजिए कि अगर एक बच्चे पे, एक टीचर पे 150 बच्चा है तो वो कैसे मैनेज करेगा, अगर यहीं पे 5 हैं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एक टीचर को 30 बच्चों को हैंडल करना आसान हो जाएगा, वो उनकी सारी समस्याओं को सुन सकता है। उसके बाद मैनेजमेंट एंड फिजिकल एंड मटेरियल रिसोर्सेज कितना है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड देयर कमिटमेंट्स, पॉलिसीज ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि जो टीचर्स हैं उनके कमिटमेंट्स इंस्टीट्यूशन के प्रति कैसे हैं, और टीचरों को ऑटोनॉमी है या नहीं है। ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं। तभी इंस्टीट्यूशन अच्छा चलेगा जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, टीचर रेशियो कम हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, क्वालिटी ऑफ टीचर और इंस्टीट्यूशन और टीचर के बीच जो रिलेशनशिप बॉन्ड हो वो कैसा हो, वो स्ट्रांग हो, और टीचर को एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से लर्नर्स को सिखाएगा। उसके ऊपर बहुत टीचिंग स्टाइल को थोपना नहीं चाहिए, उसके पास एक अपनी फ्री टीचिंग स्टाइल होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टुमारो एट 7 PM। Thank you and thanks for the watching.